सो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दिल्ली नेशनल ओपन स्कूल के। और आज जो हम करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो है ही एग्ज़ाम के लिए। साथ में ये जो जानकारी है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसके बाद में बता दूं कि आपको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। पहला है कि आप ये समझ सकते हैं कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। और आपके अगर आप एज आपकी जैसी है, जिस एज में आप भी आप हो उस एज में, या फिर आपके अपने आसपास जो आपकी फैमिली में लोग हैं वो किस एज के हैं और उन्हें क्या क्या खाना दिया जा सकता है और कौन सा उनके लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके शरीर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि इनमें से कुछ मेन्यू वगैरह वो बात करते हैं वो कैसे होते हैं, और खाने से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं हमारे लिए बहुत लाभदायक होती हैं। और साथ ही हम जानेंगे कि अगर कोई फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है तो उन्हें किस तरह का खाना देना चाहिए, और पोषण किन किन चीज़ों में हमें पोषण बहुत ज़्यादा मिलता है, और बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को किस तरह का फूड हमें देना चाहिए। साथ ही हम जानेंगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि अगर मेल है फीमेल है दोनों को एक जैसा खाना, नहीं, फर्क होता है। मेल को अलग खाना दिया जाता है, उसको कैलोरीज और विटामिन ज़्यादा जरूरत होती है, लेकिन उसकी अपेक्षा फीमेल को भी विटामिन चाहिए होती है लेकिन कैलोरीज कम चाहिए होती है। तो कैसी कैसी कैलोरीज या किस तरह के भोजन को देना है ये हमें जानना होगा। साथ ही हम जानेंगे कि आर्थिक पक्ष यानी जो हम चीज़ें खरीदते हैं उनमें से किन चीज़ों को खरीद करके हम अपने स्वास्थ्य को और अच्छा कर सकते हैं, बजाय हम ढेर सारी चीज़ों को लेने के। किन चीज़ों पर हम ज़्यादा खर्च करें, या फिर हम खर्च करते हैं, नॉर्मल खर्च करते हैं तो उनमें किन चीज़ों पर खर्च करें, ताकि हम ये समझ पाएँ कि हमारे लिए कौन सा, अगर हमारे पास सीमित पैसे हैं तो हम सीमित पैसों में कौन सी चीज़ लें जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो, अच्छी हो, प्रभावकारी हो। और हमारा टाइम और ऊर्जा यानी कि हमारी एनर्जी जो है और हमारा टाइम है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसको अच्छा करने के लिए और अपने आप को एक्टिव रखने के लिए किस तरह का भोजन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है या अनिवार्य है। तो आज इन्हीं टॉपिक पे हम जानने वाले हैं, आइए शुरू करते हैं। और ये सभी टॉपिक जो हैं वो हैं जिनमें बार बार एग्ज़ाम लिए जाते हैं या होते हैं। तो हम शुरू करने वाले हैं आहार नियोजन यानी कि फूड प्लानिंग से। सबसे पहले प्रश्न हमारा 24 यानी प्रश्न नंबर 24, और इसमें पूछा गया है कि अशोक एक फैक्ट्री में काम करता है और वह हर शाम अपने दोस्त के साथ फुटबॉल खेलता है और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है। ऐसा आहार सुझाइए, यानी सब बताइए कि उसका वजन ना बढ़े। क्योंकि अक्सर देखा होगा कि कई बार एक्सीडेंट होने के बाद में फिर कोई उसको जो फूड यानी कि उसको खाना खिलाया जाता है या उसको जो आहार दिया जाता है उसकी वजह से उसका वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो चलता फिरता नहीं है, और उसके अंदर जो डाइजेशन पावर है वो कंटिन्यू चलती है, बट वो डाइजेशन पावर में एक्टिवनेस नहीं रहती है। तो अभी हम जानेंगे कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका अर्थ यह है कि भोजन की मात्रा में वृद्धि या कटौती करनी है या वृद्धि करनी है, ये समझना है हमें। उदाहरण के लिए कोई गर्भवती महिलाओं, रोगी, वृद्ध लोगों के बारे को एक बार कम से कम आहार की जरूरत होती है, पर दिन में 4 बार अपेक्षा 6 से 8 बार खाने की आवश्यकता होती है। तो क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा सा हम 4 बार 6 बार खा सकते हैं, बट एक साथ नहीं। इसी प्रकार किशोरों को भी एक बार में अधिक मात्रा, जैसे ज़्यादा चावल, रोटी, ज़्यादा दाल, दही आदि, और दिन में ज़्यादा बार खाने की आवश्यकता होती है, जिससे उनकी पोषण आवश्यकता पूरी हो सके। कहते हैं वजन घटाने के लिए जो लोगों को एक बार में कम भोजन करने की हिदायत दी जाती है, और शरीर भंडारित कैलोरी का प्रयोग और कम वजन होगा। यानी कि अगर आप जो बॉडी में ऑलरेडी फैट है वो बर्न होता है और आपको खाना कम लेना होता है, इससे आपकी बॉडी जो है वो स्लिम होती जाती है। तो ये तो हमने जाना इसके बारे में। साथ ही मैं बात करूँ कि किस तरह का खाना, तो उसको आहार सुझाइए कितनी बार लेना चाहिए ताकि वजन ना बढ़े। तो वो उसके लिए बताया गया कि वो आहार जो है वो टुकड़ों में लें, यानी कि मॉर्निंग में लिया, फिर कुछ 2-3 घंटे का, 4 घंटे का गैप दिया, फिर लिया, इस तरीके से। अगर एक साथ ना हो
क्योंकि अगर एक साथ किया गया तो उसमें बॉडी में डाइजेशन करते हुए उसका फैट उतना बर्न नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो चलता फिरता नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं करता है। नेक्स्ट हम चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 25, यानी कि प्रश्न संख्या 25, और संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम हमेशा क्या होता है हमारे घरों में कि हम खाना तो खाते ही हैं साथ में, लेकिन हमारे आसपास या हम अपने घर में इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते हैं कि क्या ये संतुलित आहार है। और अगर संतुलित आहार नहीं ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी में जो विटामिन की कमी है वो बरकरार रहती है, और जिसकी वजह से रोग भी हो सकते हैं। तो कहते हैं संतुलित आहार वह है जिसमें विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ उचित मात्रा में रहते हैं। यानी कि भोज्य पदार्थ जो हैं उचित मात्रा में होते हैं, विटामिन जिनसे मिलती है वो उचित मात्रा में होते हैं, और जिनसे शरीर को सभी पोषक तत्व मिल सके, और साथ ही कुछ पोषक तत्व शरीर में भंडारण भी हो सके, जिससे कभी अल्पाहार के समय उनका उपयोग सही में हो सके। यानी कि हमारी बॉडी में थोड़ा बहुत फैट भी हो, ताकि अगर कभी आप भूखे रहते हैं या एक दिन भूखे रहते हैं तो आपकी बॉडी उसको यूज कर सके, जो स्टॉक यानी कि आपकी बॉडी में एज ए फैट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संदर्भ मेनू से आप क्या समझते हैं, इसकी योजना किस प्रकार बनाते हैं। तो कहते हैं कि एक आसान तरीका है ये, और जब हम एक व्यक्ति के लिए योजना बनाते हैं या निर्धारित करते हैं तो उसे विभिन्न आहारों में आवश्यकता अनुसार कितना उपलब्ध होना चाहिए, या फिर इसको कितना आहार उसको उपलब्ध होना चाहिए, उसको हम एक प्लानिंग करते हैं जिसे संदर्भ मेनू कहा जाता है। और इसी संदर्भ मेनू के अनुसार इसमें हम बदलाव कर सकते हैं कि ये आहार जो है, ये जो भोजन है, ये हम किसको खिलाने वाले हैं। हम एक बच्चे को खिलाने वाले हैं, या हम एक वयस्क को खिलाने वाले हैं, या हम एक गर्भवती महिला को देने वाले हैं। उसके अनुसार हम आहार में उस संदर्भ मेनू में हम आप चेंज भी कर सकते हैं, हम उसमें बदलाव भी कर सकते हैं, आवश्यकता के अनुसार उसको बदला जा सकता है। जैसे अगर आप जिम करते हैं और जिम करते हुए तो आपका फूड का जो सिस्टम है, आहार है, वो बदलता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल हैं, आप नॉर्मल आहार लेते हैं और कोई जिम नहीं है, तो आपके लिए वो ठीक है। आगे हम बात करते हैं भोजन संबंधी योजना के लाभों को गिनाएं। तो कहते हैं भोजन संबंधी योजना जो होती है वो उसके बहुत सारे लाभ होते हैं। सबसे पहला ये लाभ है कि भोजन संबंधी का अर्थ क्या होता है, पहले हम ये समझ लें, फिर हम उसके फायदे की बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि भोजन के लिए इस प्रकार से योजना बनाना कि परिवार का प्रत्येक सदस्य उपयुक्त पोषण पर प्राप्त कर सके, यानी कि पोषण स्तर प्राप्त कर सके, कि हर एक को उतनी विटामिन उतनी कैलोरीज मिल सके जितनी उसको आवश्यकता है, और ऐसा उपलब्ध स्रोतों की सीमा में किया जा सके कि जो हमारे पास अवेलेबल है घर पर, उसी में ही हम वो सब चीजों को दे पाए। भोजन संबंधी आगे बात करते हैं कि उसे हम भोजन की प्लानिंग कहते हैं, यानी फूड प्लानिंग कहते हैं, और उसी के लिए हम योजना बनाते हैं। दूसरा हम कहते हैं कि भोजन संबंधी योजना के अंतर्गत कुछ व्यक्तियों को पसंद आता है कुछ, और कुछ व्यक्तियों को पसंद होता है ये, और कुछ को नापसंद होता है। अब ये डिपेंड करता है आयु और उनकी गतिविधियों को ध्यान रखते हुए, क्योंकि कई बार हो सकता है कि आपको वो फूड उनको देना जरूरी है बट उसे पसंद नहीं है, तो ऐसा भी होता है। आगे इसी पर कहते हैं कि परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए प्रतिदिन भोजन निर्धारित करने में मदद मिलती है अगर हम इसको फूड प्लानिंग को करते हैं तो। और इसके फायदे की बात करते हैं। इसके फायदे की कई सारे फायदे हैं, इसके बहुत मैं अभी बताने वाला हूँ आपको, और आप देख करके जान करके आपको बहुत कुछ सीख पाएंगे आप। जैसे गृहिणी की शक्ति और समय दोनों बच जाता है अगर वो फूड प्लानिंग करती है तो। उपलब्ध धन से परिवार के सभी सदस्यों को पोषण आहार संबंधी आवश्यकता अनुसार पूरा किया जाता है, कि जो अगर फूड प्लानिंग है आपकी, तो आपको ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा। आपके पास जो अवेलेबल है, जो आपके पास उपलब्ध है, उसी में हम अपनी आवश्यकता के अनुसार पोषण ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसी में कि भोजन आकर्षक तरीके से परोसना संभव होता है, कि आप उसे बहुत अच्छी तरीके से परोस सकते हो, साथ ही सब परिवार के सभी सदस्यों को तृप्ति हो जाती है, संतुष्ट हो जाते हैं, और भोजन का आकर्षक
एक विविध होना संभव हो जाता है। इनकी अलग-अलग टाइप की जो भोजन सबको मिल पा रहा है, दूसरा वो लुक वाइज़ बहुत अच्छा लग रहा है और उसका आकर्षक होना, अट्रैक्टिव होना संभव हो जाता है। और हम बात करें कि भोजन में एक रास्ता नहीं होती है कि एक जो उससे आदमी भोजन से आदमी ऊबता नहीं है कि मुझे रोज़ वही चीज़ दी जा रही है। सपोज़ आप अपने घर में मान लीजिए आप अपने घर में एक सब्ज़ी बनाते हैं, कद्दू बनाते हैं। अगर आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन लगातार कद्दू बनाते हैं तो आपका छठे दिन, 7वें दिन आपका मन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आप एक जैसी चीज़ों को आप खा रहे हैं। लेकिन अगर आपने फूड प्लानिंग की हुई है तो आप भोजन में कभी आपको एक रास्ता नहीं मिलेगा, यानी कि एक जैसा भोजन आपको फिर खाना ही नहीं है। आपको हर दिन अलग-अलग भोजन, तो इससे आप खाने की जो लालसा है वो बढ़ जाती है। आगे हम बात करते हैं कि इसमें जो इच्छा है सदस्यों की घर में, उनकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। किसी का कुछ मन कर रहा है, किसी का कुछ मन कर रहा है, तो वो पूरा किया जा सकता है। आगे हम बात करने वाले हैं, ये तो था हमारा कि किस तरीके से फूड प्लानिंग हमारे लिए आवश्यक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि भोजन संबंधी योजना के कौन-कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ऐसी किन-किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए या किन-किन चीज़ों को हम ध्यान में रखें। तो कहते हैं भोजन को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं, अनेक कारण हो सकते हैं। और जो भोजन संबंधी योजना को प्रभावित करते हैं, दूसरे शब्दों में अगर मैं बात करूं तो कुछ कारक ऐसे भी होते हैं जो जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिनका योजना बनाते समय ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा सफल रहता है कि अगर आप उन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हैं, जो कारण है वो अभी बताएंगे, लेकिन अगर इनको ध्यान में रखते हैं तो ये बड़ा आसान हो जाता है। और इस तरीके से जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं पोषण संबंधी उपयुक्तता, कि जो आप खाना अपने परिवार में परोसने जा रहे हैं या बनाने जा रहे हैं, तो उसके अंदर आपके परिवार में किस तरह की लोग हैं। क्या आपके परिवार में बच्चे हैं? क्या आपके परिवार में वयस्क हैं? और कितने वयस्क हैं, कितने बच्चे हैं उनके, और कितने बुजुर्ग हैं, उनके हिसाब से उनको आप डिवाइड कर सकते हैं, बाँट सकते हैं। और दूसरा उदाहरण के तौर पे बढ़ते हुए बच्चों को अधिक कैल्शियम चाहिए, लौह यानी आयरन ज़्यादा चाहिए। तो इस तरह के तत्वों को कहते हैं, इसलिए भोजन योजना बनाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमें बच्चों को क्या देना है और बच्चों को किस तरह का भोजन चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम एज देखते हैं कि एज उसकी क्या है, और उसी एज दृष्टि के हिसाब से मान लो कोई नवजात, यानी आपके घर में कोई नवजात शिशु है जो कि अभी खाना नहीं खा सकता है, तो उसे किस तरह का फूड होना चाहिए। उस कंडीशन में नवजात शिशु माँ का दूध पीता है, और एक छोटे बच्चे का भोजन माता की दृष्टि से बहुत कम होता है। यानी कि अगर देखा जाए तो उस बच्चे को सिर्फ दूध पर तो वो बहुत कम होता है, और इसीलिए माता के लिए भी फूड में क्या-क्या चीज़ें, यानी भोजन में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, इस पर हमें ध्यान देना होता है। आगे मैं बात करूँ, एक युवा कहते हैं कि अपने वृद्ध दादा-दादी मात्रा में कम भोजन करते हैं, क्योंकि उन्हें हल्का भोजन चाहिए होता है। उनको ऐसा भोजन चाहिए होता है जो आसानी से पच जाए। तो इस तरीके से हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एज क्या है जिसकी हम बात करने वाले हैं। साथ ही हम बात करते हैं लिंग की, यानी कि जो आपके घर में फीमेल है, मेल है, कितने लोग ऐसे हैं, तो वयस्क पुरुष कितने हैं, वयस्क महिलाएं कितनी हैं, उनको उनके अनुसार भी देखा जाता है। और आगे हम बात करते हैं कि किस तरह के घर में लोग हैं जो ज़्यादा काम करते हैं, बहुत मेहनत का काम करते हैं, और एक होता है कम मेहनत का काम करते हैं। सपोज मान लेते हैं कि एक जो है वो कोई मिस्त्री है और जो ईंटों का काम करता है, बार-बार ईंटें उठाता है, लगाता है, या मज़दूर है, तो ऐसी कंडीशन में उसको ज़्यादा कैल्शियम चाहिए, ज़्यादा कैलोरीज़ चाहिए, क्योंकि वो कैलोरीज़ बर्न बहुत ज़्यादा करता है। लेकिन वहीं पर कोई ऐसा है जो कंप्यूटर पे काम करता है, उसका चलने-फिरने का काम ज़्यादा नहीं है, वो घर पर ये ऑफ़िस में जाकर सिर्फ़ बैठने का काम है, तो उसके लिए भोजन अलग चाहिए। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हमें अपना आर्थिक पक्ष ध्यान रखना है, कि भोजन की योजना को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक जो होता है, वो होता है हमारा व्यय, यानी कि खर्चा। जैसे दूध, पनीर, मांस, फल, नारियल, भोज्य पदार्थ हमारे
आहार को संतुलित बनाते हैं, लेकिन ये महंगे होते हैं। और वैकल्पिक स्रोत जैसे टोंड दूध, मौसमी फल, सब्जियां कम महंगे होते हैं और आहार को संतुलित बनाने में पूरी तरह से सक्षम भी होते हैं। इसलिए कहते हैं कि बजट जो है, बजट के अनुसार संतुलित आहार बनाना आसान हो जाता है और ये योग्यता गृहिणी में पाई जाती है। सीमित साधनों में संतुलित आहार प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित सुझाव भी हमारे पास है, जो इसमें बताए गए हैं। जैसे सबसे पहले तो आप ये देखिए कि भोजन एक बार में अधिक मात्रा में खरीद लें, कि आप अगर भोजन जो है यानी कि खाना जो है, सब्जियां जो है वो ज़्यादा मात्रा में लें, ताकि वो थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है। और उन्हें सुरक्षित जगह पर रखें, उन्हें एक ऐसी जगह पर रखें जहां वो सुरक्षित रहें। दूसरा आता है कि खरीदारी उचित मूल्य पर करें और अच्छे राशन की दुकान से करें, सुपर बाजार, कोऑपरेटिव स्टोर आदि से करें। खरीदारी करते समय विभिन्न विकल्पों के माध्यम से मूल्य गुणवत्ता का तुलन करें, यानी कि आप ये भी देखिए कि किस तरीके से चीज़ें आप लेके आ रहे हैं और क्या वो इम्पोर्टेंट है और क्या उसमें वो क्वालिटी है जो आपको चाहिए, ये भी देखा जाता है। समय, ऊर्जा और कुशलता यानी कि टाइम, एनर्जी और एबिलिटी दोनों को हमें बचाना है और एबिलिटी हमें बढ़ानी है, ऊर्जा हमें कम करनी है, टाइम हमें कम करना है, यानी कम टाइम में हमें ज़्यादा एनर्जी मिल सके ऐसा फूड लेना है। साथ ही मैं बात करूं मौसम के अनुसार, तो मौसम के अनुसार की अगर मैं बात करता हूं तो अकॉर्डिंग टू सीजन हमें भोज्य पदार्थ मिलते रहते हैं। कुछ होते हैं गैर मौसमी, कुछ होते हैं मौसमी। तो मौसमी, गैर मौसमी खाद्य पदार्थ महंगे होते हैं क्योंकि सीजन बेस होते हैं, और अगर सीजन बेस होते हैं तो उसमें आपको वो सस्ते मिलते हैं और आसानी से मिल जाते हैं। तो सीजन बेस ज़्यादा खाइए, जो मौसम है उस पर खाइए, उसके अनुसार खाइए। साथ ही मैं बात करूं कि धर्म, क्षेत्र, परंपराएं, प्रथाएं, कई बार हमारे यहाँ पे ये भी दिक्कतें होती हैं कि हमारी हमारी परंपरा नहीं है कि हम ऐसा खाना खाएं। कई बार हमारा धर्म अनुमति नहीं देता है कि हम ये खाएं, और कई बार जिस जगह पे आप रहते हो वहाँ के लोग ऐसा करते हैं कि इस तरह की चीज़ें खाना यहाँ पे अलाउ नहीं है, ये क्षेत्र यहाँ पे नहीं खाया जाता। तो इस तरीके से प्रथाएं या परंपराएं भी कई बार दिक्कतें देती हैं। लेकिन आप उदाहरण के लिए मान लेते हैं उत्तर भारतीय अधिक गेहूं खाते हैं। तटीय क्षेत्र में जो किनारे, समुद्र किनारे रहने वाले लोग जो हो, नारियल और मछली जैसे भोजन का प्रयोग ज्यादा करते हैं। और इसी प्रकार दक्षिण भारतीयों का मुख्य भोजन चावल हो जाता है। तो कहते हैं कि परिवार के लोग किसी परिवार में प्रचलित धार्मिक विचारों से भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि जैसे कुछ परिवारों में मना होता है, जैसे कुछ लोग धर्म फॉलो मानते हैं, जैन धर्म, जैन को या बुद्ध को या अदर धर्म को, तो उसमें भी ऐसे होते हैं कि ये चीज़ें हमारे धर्म में मना की गई हैं, हम नहीं खाते हैं, ये भी होता है। साथ ही बात करें कि कुछ लोग शाकाहारी और कुछ लोग मांसाहारी में भी आते हैं, तो ये भी इनकी कुछ परंपराओं में आते हैं जो इस चीज़ को रोकती हैं। इसीलिए हमें जो फूड प्लानिंग है वो अच्छी करनी चाहिए। और रंग और रचना में भी कई बार फर्क होता है। कहते हैं आहार योजना बनाते समय मेनू में रंग, रचना और स्वाद भी ध्यान रखना चाहिए। ये कारक जो होते हैं अधिक आकर्षक लगते हैं, अधिक सम्मोहक बनाते हैं और इससे भोजन अधिक ग्रहण अच्छा बनता है और आपकी बॉडी पे लगता भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में ही कि व्यक्ति की पसंद और नापसंद भी होती है इसमें। कई बार कुछ लोगों को दूध पसंद नहीं होता, दही पसंद नहीं होता, पनीर पसंद नहीं होता, कुछ लोगों को बहुत पसंद होता है, तो उसमें इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है। और साथ बात करें कि संतोष का स्तर, यानी कि जब आप खाना खाते हैं, भोजन किया आपने, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक संतुष्टि मिलती है कि आज मैंने ये खाया, और वो फील होता है आपको। तो ये भी बहुत ज़रूरी है ताकि उस तरीके से हम अपना मेन्यू तैयार करें, अपना एक लिस्ट ऐसे तैयार करें कि मुझे किस तरीके से खाने को वैरायटी वाइज रखना है। तो वैरायटी होने की वजह से आप जो है आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन लेवल आता है कि हाँ, मैं रोज एक जैसा खाना नहीं खाता, रोज अलग अलग खाना को खाता हूँ, और उससे उसके अंदर खाने को लेकर एक एक्साइटमेंट होता है, जिसकी वजह से बॉडी उसकी ग्रो करती है और वो फील करता है सेटिस्फेक्शन। आगे हम बात करते हैं, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, जैसा मैंने बताया था कि एक गर्भवती महिला के लिए मेनू
बनाते समय आप आधार मेनू में क्या परिवर्तन करेंगे, मतलब बेस जो है वो क्या दिया जाना चाहिए, उसमें क्या परिवर्तन करना चाहिए। कहते हैं गर्भवती महिला के लिए मेनू जो है वो गर्भवती महिला की आवश्यकता के अनुसार और सामान्य से बढ़कर अधिक होना चाहिए, क्योंकि वो एक नहीं दो होते हैं। दूसरा, इस पर उसकी कैलोरीज, प्रोटीन और कैल्शियम और आयरन, विटामिन ए और विटामिन सी की आवश्यकता बढ़ जाती है, और इनकी सही मात्रा पर ही भ्रूण का स्वास्थ्य यानी बच्चे का स्वास्थ्य, वृद्धि और विकास निर्भर करता है। और दूसरा कहते हैं गर्भावस्था में कुछ महिलाओं को कब्ज की शिकायत हो जाती है, इसलिए उनके भोजन में जल और रेशों की अधिक मात्रा सम्मिलित करनी चाहिए। एक बात और ध्यान देने योग्य होती है कि वह यह है कि गर्भवती महिला एक बार में पूरा भोजन करने में समर्थ नहीं होती है, इसलिए उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में थोड़े थोड़े समय के बाद में उसे खाना खिलाते रहना चाहिए। तो अब तक हमने बहुत कुछ सीखा जो आपकी फैमिली में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और इसके साथ ही मैं अगर मैं बात करूं तो ये हमारी डेली लाइफ में, हमारे हैबिट में होना चाहिए। हमारे लाइफ में अब हम समझ सकते हैं कि हमें किस तरह से भोजन को प्लान के साथ करना चाहिए। सो ये हमने जाना। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पोषण का स्तर। जो हमने भोजन किया था उसमें किन किन चीज़ों की वजह से हमारी बॉडी के अंदर पोषण हो सकता है, यानी हमारा न्यूट्रिशन, जो हम खाना खा रहे हैं उससे हमें किस तरीके से वृद्धि मिल सकती है, किन चीज़ों को खाने की वजह से ज़्यादा वृद्धि मिलती है, और हमारे बॉडी जो है संतुलित आहार और पोषक तत्वों में फ़र्क होता है, क्या फ़र्क होता है, ये हम जानने वाले हैं। न्यूट्रिशन कैसे, अगर ज़्यादा हो जाता है तो क्या समस्या हो जाती है। साथ ही हम बात करें इनमें क्या निर्धारित तरीका होता है पोषण का, शरीर की ग्रोथ कितनी होती है, कितनी हाइट पे हमें क्या खाना चाहिए, अगर हमें हाइट बढ़ानी तो हमें क्या खाना चाहिए, अगर हमारे शरीर में अगर हम हमारी बॉडी सही से ग्रो नहीं कर रही तो हमें क्या खाना चाहिए, अगर आपके पैर, कहते हैं कि पैर बहुत पतले हैं या फिर कई बार आपके बाल नहीं बढ़ते हैं तो क्या खाना चाहिए। तो इन चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं, और साथ ही हम जानने वाले हैं कि अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, कुपोषण किसे कहते हैं, क्योंकि हम आपकी फिजिकली बॉडी बहुत ज़्यादा वीक होती है, आप बहुत जल्दी थक जाते हो तो क्या खाना चाहिए। तो इस तरीके से हम जो जानने वाले हैं इस चैप्टर में, पोषण में, ये हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और इस पे हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास क्वेश्चन शुरू होते हैं 29 प्रश्न संख्या से, और इसमें जो हम जानने वाले हैं ये हमारी बॉडी के लिए, हमारे अपनों के लिए और हमारे परिवार के लिए और हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये होप कि आई होप, मैं आशा करता हूँ, मुझे विश्वास है कि आपको जो ये वीडियो बहुत कुछ समझ पाया होगा आपने इसमें। और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, उनको भी ये नॉलेज दीजिए ताकि वो भी अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएँ, अपने परिवार को स्वस्थ रख पाएँ। धन्यवाद।